start a new topic today is the hire purchase. तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपको भेजा गया था उसको जल्दी से देख लीजिए। उसमें उसने लिखा था जनरल मैनेजर लिमिटेड, द जनरल मर्चेंट्स लिमिटेड कानपुर हैज अ सेल्स ब्रांच इन इलाहाबाद and the charges all goods sent to the branch at cost price plus 33 1/3%. It is arranged that all cash received by the branch is to be paid daily to the head office account in the bank and the necessary advice sent to the head office. The branch is to effect very little credit sale. From the following particulars, prepare the branch account for 2002 under all the four methods: invoice price method, cost price method, double column method and the branch adjustment account method. चलिए, तो ये हम लोगों का जो है वो लास्ट सेशन होगा रिगार्डिंग द ब्रांच अकाउंट। इसके बाद आपको काफ़ी हद तक ब्रांच अकाउंट की क्लैरिटी हो जाएगी। कई सारे टॉपिक इसके बाद भी छोटे छोटे बचते हैं, बट इफ वी गेट टाइम एट द एंड देन वी विल कवर देम। वो थोड़े और इंटेंसिव हैं और इन डेप्थ हैं, क्योंकि एक बार आपका सारा कोर्स भी तो कवर हो जाए। तो इसके लिए अब हम लोग जहाँ तक पहुँचे इट इज़ क्वाइट सफिशेंट, काफ़ी अच्छा आपका कवरेज हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने केसेस देखे थे कि व्हेन द गुड्स सेंट टू द ब्रांच इज एट द सेम प्राइस ऑन विच इट इज़ टू बी सोल्ड। अब आपको इनवॉइस पे भेज रहा है वो, अभी तो अपने सेम प्राइस पे ही उसने आपको दे दिया था, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट लगाओ सब करो। अब आपको इनवॉइस पे आपको बिलिंग करके भेज रहा है। This the billing made by the head office is the cost of the goods plus the profit, इसके साथ लगा के आपको भेज रहा है। अब आपको उस इनवॉइस पे जो सामान प्राप्त हो रहा है वो फर्दर बेच देना है। आपके जितने भी खर्चे हैं जो है वो सब उसके अंदर शामिल होगा। इनवॉइस प्राइस दे रहा है आपको, अगर वो इनवॉइस प्राइस आपको दे रहा है देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स। तो जो पीछे आप सीख के आए हैं उसके कुछ पन्ने अपने सामने रख लीजिए और उसकी मेमोरी पर को एक बार हल्का सा रिवाइज कर लीजिए और फिर वहाँ से काम हम लोग आगे बढ़ाना शुरू कर दें। 2002 का अकाउंट आपसे बनवा रहा है वो, और 2003 का भी डेटा आपको दे रहा है साथ ही साथ, और कह रहा है कि प्राइस जो है वो इनवॉइस पे बिलिंग हुई है, मतलब कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, इस पर बिलिंग हुई है। तो सबसे पहला काम आपका क्या हो जाता है कि इफ द रिलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रिगार्डिंग कॉस्ट टू सेल्स इज 33.33%, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेल टू कॉस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैन एनीबडी विल एबल टू डू दिस? सिंपल सी बात है, 6th 7th 8th में जब भी आप पढ़ रहे थे परसेंटेज और ये सब, वहाँ ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं कि कॉस्ट के ऊपर अगर कोई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो वो सेल्स में कितना होगा। ठीक, तो उसने आपको कॉस्ट का परसेंटेज दे दिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सेल, बिकॉज व्हाट इज द सेल इज डन बाय द ब्रांच इज अल्टीमेटली द सेल ऑफ द हेड ऑफिस। क्लियर है? तो पहले तो आपको वो परसेंटेज पता चल जाए, फिर आगे उसके यूज की बात होगी। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेल, उसने आपको किस चीज का परसेंटेज दिया है इन द क्वेश्चन? द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट कॉस्ट। कि ब्रांच को एक सामान 100 रुपए का पड़ा, उसने 33.33% से उस पर प्रॉफिट लगाया और भेज दिया। क्लियर? ये बोल रहा है वो। लेकिन अब वो जो बिका, तो बिकने पे क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है? क्योंकि ये प्रॉफिट तो कॉस्ट पे था, तो बिकने पे क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, पहले ये आप ढूंढिए। सबसे पहले जल्दी से 1-2 मिनट में खुद ट्राई करिए, क्योंकि ये आपके लेवल की चीज है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। यस, टेक 1 or 2 मिनट्स ले लें आप, और इसके बाद मुझे वो परसेंटेज बताइए जो सेल्स पे होगा।
हैव यू गेटिंग एनी आइडिया? मैं चाह रहा हूँ कि इस सेशन का आधे से ज्यादा समय इस ब्रांच अकाउंटिंग में ना जाए इस क्वेश्चन में। यस बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है? रिस्पॉन्स करते रहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि कोई चीज़ 100 रुपए की है, अगर वो 125 की बिकती है तो हम ये बोलेंगे कि 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना? लेकिन यही चीज़ 125 रुपए की बिक रही है तो इसमें प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? अगर उसकी लागत 100 रुपए है तो 100 पर तो 25% है, लेकिन बिक 125 पे रही है, तो कोई बोले व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो क्या परसेंटेज आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने या जो ब्रांच है उसने अपना तो बता दिया कि मुझे 100 रुपए का पड़ रहा है और मैंने 33.33 लगा के आपको फॉरवर्ड कर दिया है। अब जिसको मिला है वो अगर बेचेगा तो वो क्या परसेंटेज लगाए, या जिसको जो सामान मिला है तो उसे तो ये नहीं पता कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। आर यू गेटिंग? उसे नहीं पता है अभी इन केस की कॉस्ट प्राइस क्या है, उसे परसेंटेज ही पता है केवल। तो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज हाउ इट कैन डिफाइन कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट द गुड्स विच इज सप्लाइड टू हिम फॉर प्रॉफिट। अब उस वो प्रॉफिट में क्या रिकॉर्ड करे? वो 33.33 तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 33.33 तो वो प्रॉफिट है जो कॉस्ट पे है। इज इट क्लियर? वो तो कॉस्ट पे है। अब ब्रांच को भी तो रिकॉर्ड करना है कि ये मैंने बेचा या ये मेरे पास है, तो इसकी लागत ये वास्तव में है कितने का। और वो 33.33 तो क्योंकि अब उसको सामान कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिला, सामान मिला है उसे इनवॉइस बिल पे, मतलब उस पर 33.33 एडेड है। तो इसे तो कई जरूरतों से उसे अलग करना पड़ेगा, और अलग करने के लिए उसे प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो एक प्रॉफिट का परसेंटेज उसे ढूंढना पड़ेगा कि क्या हुआ परसेंटेज। बात समझ आ रही है आपको? प्लीज, बात समझ आ रही है? तो इन ऑल सच केसेस व्हाट यू हैव टू डू, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, यानी एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 100 रुपए की चीज पे 25 रुपए का 1% का प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 125। तो वो चीज जब बिकी तो कितने की बिकेगी? 125 की। अब इसी को आपसे उल्टा पूछा जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट of a item which is selling at price of 125 if its percentage of profit on cost price is 25%। इतना उसने आपको बता दिया है कि कॉस्ट पे हम लगाते हैं ये परसेंटेज, आप सेल्स वाला आप पहले ढूंढिए फटाक से। तो सेल्स वाले के लिए अब अगर कोई चीज 100 की थी 125 की बिकी, तब मुझे प्रॉफिट की वैल्यू तो पता हो गई परसेंटेज के हिसाब से, कितनी है भाई? 25 रुपए। तो 125 रुपए की चीज जो मेरी बिक रही है दैट इज द डिनोमिनेटर। क्लियर? दैट इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये डिनोमिनेटर बन रहा है आपका। और अब इसको आपको 25 25 रखिए न्यूमरेटर, 25 जो प्रॉफिट है आपका, और 100 से इसको आप मल्टीप्लाई कराइए, देखिए क्या परसेंटेज मिलता है आपको। प्लीज बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, यस 20%। अब आपने देखा ना कितना फर्क है कि कॉस्ट प्राइस पर अगर कोई चीज 25% से बेची जा रही है और इनवॉइस पे बिलिंग है उसकी, तो इनवॉइस पर आपका परसेंटेज हो जा रहा है 20। अब उसी चीज को यहाँ पर मैंने बड़ी इजी फिगर्स आपके लिए ले ली कि 100 रुपीज है और 25% का प्रॉफिट है। अब उसने आपको बोला है 33.33 का अगर प्रॉफिट है, तो नाउ व्हाट इज योर डिनोमिनेटर? अब आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाना चाहिए? 133.33, और न्यूमरेटर क्या बन जाना चाहिए? 33.33 इंटू 100। अब जरा इसको आप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट ऑन सेल और द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द इनवॉइस प्राइस क्या है।
प्लीज करते चलिए साथ में, और सारे लोग भैया ट्राई करो एकदम। एक तो आपके साथ यस 24.99, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो यू शुड कन्वर्ट इट इनटू द 25%। इसको 25% में आप कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर? सारी क्लास को क्लियर हो रहा है? वरना पूछ लें हमसे, प्लीज रिस्पॉन्स। एक तो बड़ा अच्छा काम है इस वाली क्लास के साथ मेरे, कि सुबह सुबह की जल्दी क्लास होती है, सब फ्रेश माइंड होते हैं और बढ़िया अपना रिफ्रेशमेंट लेके बैठे हुए होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस समय आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड है, तो किसी भी तरीके के लोड्स आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज सीखी है आपने कि आपको अगर कॉस्ट पे परसेंटेज प्रॉफिट का पता हो तो सेल्स पे कैसे निकाला जाएगा। ठीक इसकी इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनकी जरूरत पड़ती है, तो इस मेथड को आप भूलिएगा नहीं। ठीक, रेट अपॉन 100 + R। ठीक, रेट अपॉन 100 + R इंटू 100 विल प्रोवाइड यू फॉर्मूला, अगर आपको चाहिए तो द रेट ऑन कॉस्ट कितना था 25, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया, तो नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर में 100 + R इंटू 100, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। पहले मैंने प्रैक्टिकली आपको करा दिया, फिर फॉर्मूला बता दिया कि पूरी बात आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज क्लियर हो गई कि इनवॉइस की जहां बात आ जाएगी और ब्रांच उसको डील कर रही होगी, तो वो अब 25% लेके चलेगी, ना कि 33.33। 33.33 किसका है? हेड ऑफिस का। ब्रांच को कितने का होगा? ब्रांच जब बेचेगी तो वो अपने आप प्रॉफिट क्या रिकॉर्ड करे? 25%। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पीछे जो आप काम कर चुके हैं उस पर फटाफट से ध्यान दे दीजिए। इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस, ऐसे ही आप बनाते चले आए हैं। इलाहाबाद ब्रांच का अकाउंट खोल दीजिए फॉर द ईयर 2002। ठीक, सब खोल दिया, तो ओपनिंग स्टॉक जल्दी से देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द डेटर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द पुराना ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों चीजें आप देख लीजिए, 12,000 एंड 1,500। ठीक, रिकॉर्ड हो गई। गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच 80,000, इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। नाउ द कैश सेंड टू द ब्रांच 3,200 फॉर द रेंट एंड 4,800 फॉर द सैलरीज। यहां तक आपकी सारी बातें एज इट इज वैसी हैं कि जैसे आप पीछे की क्लास में काम किया करते थे, कोई झगड़ा नहीं। अभी तक जो पीछे आपने काम किया था सेम एज सेम। अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं। राइट साइड पे आपके लिए पहली एंट्री आ रही है द सेल्स प्रोसीड, मीन्स कैश सेंड टू हेड ऑफिस। तो कितना कैश सेंड किया गया? 1,23,200। रिकॉर्ड कर लो इसको, सिंपल है। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक 14,800, इसको भी रिकॉर्ड कर लो। ब्रांच को डेटर्स के पेमेंट 1,600, ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए, इसमें भी कोई झगड़ा नहीं है। और ब्रांच का फर्नीचर, क्योंकि ये फर्नीचर भी 31 दिसंबर का है, तो डेप्रिसिएशन इस पे नहीं लग पाएगा बिकॉज इट इज ऑफ द एंड। अगर ये ओपनिंग मिलता आपको तो हम डेप्रिसिएशन इस पर लगाते, क्योंकि एट द एंड हो रहा है ये। 31 दिसंबर फर्नीचर परचेज बाय द ब्रांच विद द परमिशन ऑफ एचओ, खरीद ही रहा है 31 दिसंबर को, और आप बुक बना रहे हो दिसंबर एंडिंग की, तो डेप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं उठता इसमें। तो ये पूरे 800 रुपए आपको फर्नीचर के लगा देंगे अभी फिलहाल। आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एसेट है ये, और इसके आगे बढ़िए। अब आप देखना शुरू करिए कि इसके बाद जो हम लोग काम किया करते थे, ये जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में उसके पास जो जो बच रहा है, इसको आपको एडजस्ट करना है। अब जो उसने क्लोजिंग स्टॉक अपना आपको बता दिया है कि 14,800, दैट इज एज पर द इनवॉइस। स्टार बना के लिखो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक किस हिसाब से है बेटा? ये क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस के हिसाब से है। और स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होना चाहिए?
लिख लीजिए, या मैंने पहले भी क्लास में आपको बोला हुआ है, स्टॉक के लिए बिल्कुल क्लियर रेगुलेशंस हैं एज पर द ईयर्स कि स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एज द कॉस्ट प्राइस और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी विच एवर इज द लोअर। इस पे रिकॉर्ड होता है ये कि एएस स्टैंडर्ड में डिक्लेयर है, या ये आपका आप उससे भी जोड़ सकते हो कि दिस इज द प्रूडेंट प्रिंसिपल। ठीक ना, एक आपका प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग का जो बोलता है कि खर्चों को रिकॉर्ड कर लो और प्रॉफिटों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये कुछ उस तरीके की चीज है। तो स्टॉक उसका इनवॉइस प्राइस पे है 14,800 का, तो कॉस्ट प्राइस पे क्या होना चाहिए? इसमें 25% प्रॉफिट शामिल है, और प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर नहीं सकते जब तक बिका नहीं है। दूसरी बात समझ लीजिए, अगर आप इसको स्टॉक बोल रहे हो और इसमें प्रॉफिट शामिल है, मीन्स दिस इज नॉट अ as such stock, this is the raised values stock। बात समझ आती जा रही ना? हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा तो उसने कुछ दाम बढ़ा के भेजा, तो ये बढ़े हुए दाम क्या हम स्टॉक मान सकते हैं? हम अलग एंटिटी तो नहीं है अपनी हेड ऑफिस से, तो अगर हम अलग एंटिटी नहीं है, हेड ऑफिस के हमारे डेटर हेड ऑफिस के डेटर हैं, हमको जो कैश मिलता है वो हेड ऑफिस को मिल रहा है, वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द हेड ऑफिस, देन द स्टॉक रिमेनिंग विद अस इज ऑल्सो द स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस। तो वेदर द स्टॉक कैन बी वैल्यूड विद प्रॉफिट? नो, वो नहीं हो सकता। तो आपको इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इनवॉइस प्राइस है, तो इसका 25% ढूंढिए आप कितना होगा। इसका 25%, इसका 25% होगा 14,800 इंटू 25%, 3,700। ये जो 3,700 है, इससे आपको क्या करना है? लेस करना है। किसको? स्टॉक को। स्टॉक की एंट्री भी दिखानी है 14,800, क्योंकि वो तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, मीन्स द इंफॉर्मेशन इन द बुक। ये आपका जो क्वेश्चन है दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द बुक। जब हेड ऑफिस ने भेजा होगा तो उसने एक इनवॉइस प्राइस दे दी, इनवॉइस से आप बेचते जा रहे हो, तो अब जो बच रहा है आपके पास वो भी तो इनवॉइस वैल्यू के थ्रू ही बच रहा है, तो वो तो आपको दिखाना है फॉर द क्लियरिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, तो वो आपने दिखा दिया। लेकिन ये एज सच रियल नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट शामिल है, तो प्रॉफिट को आपको लेस भी करना है, तब आपका स्टॉक अप टू डेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप 3,700 विच इज द 25% ऑफ 14,800, ये आप डालेंगे डेबिट में। उसके आगे आप हेडिंग लिखेंगे टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक। अकाउंट आप लोगों ने बना लिए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, बनाए हैं। उसमें आप डेबिट में एंट्री डाल दीजिए टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक। और इसका रीजन क्या है कि आपको वो प्रॉफिट का एरिया हटाना है जो आपके जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ जुड़ के आ रहा है। तो ये हटाइए आप जल्दी से। हटा लिया? रिस्पॉन्स करते चलिए साथ में। हटाने का मतलब यही कि आप डेबिट में एंट्री डाल दीजिए, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट की एंट्री है, तो उसको अगर आपको कम करना है तो एक डेबिट में एंट्री डाल दीजिए उससे रिलेटेड कि ये डिफरेंस है, इसको आप डाल दीजिए, और ये 25% के प्रॉफिट के कारण हो रहा है। अब इस 25% का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? आपके ओपनिंग स्टॉक में भी पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बता रखा है कि हम जो भी भेजते हैं इनको वो 33.33 का प्रॉफिट लगा के भेजते हैं। तो अगर शुरुआत में भी मेरे पास जो कुछ बच रहा था तो वो 25% के हिसाब से उसमें भी प्रॉफिट शामिल था, तो वो भी अनजस्टिफाइड है। अगर उसको हम नहीं हटाएंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट पे असर डाल रहा होगा, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक अगर पिछली बार क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा तो वहां भी तो हमने 25% की डिफरेंस एंट्री डाली होगी, तो यहाँ भी आपको डालनी पड़ेगी। तो 12,000 का 25% विच इज 3,000, इसको आप क्रेडिट साइड में डाल दीजिए टू डिफरेंस इन दी वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक। ओके, क्लियर है? तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3,000 रुपए। अब ये जो दो एंट्री आपने डाली, इन्होंने आपके क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट मार्जिन शामिल है एज पर द इनवॉइस प्राइस उसको एडजस्ट कर दिया।
Now your stock, whether it is opening or closing, is without profit or up to date. Clear? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मैं यहां तक क्लियर कर लूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे। नो। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गए हम लोगों ने किन किन चीजों का एडजस्टमेंट कर लिया, दो बातों का। अब ब्रांच से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये अगर आपको जानना है क्लियरली, तो आपने जो सामान भेजा है बढ़ा के उसको भी तो लेस करना चाहिए भाई, तभी तो रियल प्रॉफिट पता चलेगा। वरना हमने ऑलरेडी अगर इन्फ्लेटेड रेट पे सारा सामान भेज रखा है तो बेचारा उतने पे बेच दे रहा है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस ब्रांच से प्रॉफिट हुआ कितना, क्योंकि प्रॉफिट के बहुत सारे फैक्टर हैं। आप देख रहे हैं आपकी प्रॉफिट में डेटर भी एडजस्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट में आके वो खर्चे भी एडजस्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट में पेटी कैश भी एडजस्ट हो जाती है, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन भी हो जाता है, सो मैनी थिंग्स। और ये हर ब्रांच के अलग अलग हो सकते हैं। कोई ब्रांच हो सकता है कम डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रही हो, कोई ब्रांच के डेटर बहुत कम हो। और लेकिन अगर हम एक वैल्यूएशन से केवल चलेंगे कि इनवॉइस प्राइस, तो सबके प्रॉफिट एक जैसे दिखाई देंगे। समझ आ रहे हैं ना? तो इन जो भी आपका गुड्स सप्लाइड है, बिकॉज दैट इज द लोडेड विद द प्रॉफिट, वो लोड के साथ आया है प्रॉफिट के, इसको भी आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए, तब तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक सामान आपको मिला कितने का। बेच रहे हो, बेचोगे आप उतने का ही जितने का इनवॉइस प्राइस है। मतलब ब्रांच इस केस में क्या कर रही है, आपकी हेड ऑफिस डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द कस्टमर्स, कि हमारी जो ब्रांचेस हैं वो अपने अपने खर्चों के कारण या अपने अपने किन्हीं दूसरों इश्यूज के कारण जो सेल प्राइस है उसको इफेक्ट ना कर पाए। गेटिंग द आइडिया? कि हेड ऑफिस का कोर यहाँ पर मोटिव क्या है? कोर मोटिव ये है कि जो उनकी सेल प्राइस है, और मींस यू कैन से द अप्रोच ऑफ द प्रोडक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर इज गोइंग टू बी सिमिलर इन एवरी एरिया एंड इन एवरी ब्रांच। कोई ये ना कह पाए कि इस वाली ब्रांच पे इनके चले जाओ यार तो 5 रुपए सस्ता मिल जाता है। तो किसकी गुडविल खराब हो रही होगी? हेड ऑफिस की। कि ये वाला सामान अगर इस ब्रांच पे चले जाओ तो यार वो 2 रुपए सस्ता दे देते। क्लियर है बात? तो उन्होंने एक इनवॉइस प्राइस डाल दिया कि आप बाहर वाले को बेचने जा रहे हो तो इतने पे ही बेच पाओगे। हाँ, आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी एफिशिएंसी शो करनी है, और एज पर द रिकॉर्ड्स वो सही भी है, देन यू मे एडजस्ट द लोडेड प्रॉफिट। लोड, जो प्रॉफिट का लोड है उसको एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। तो ये जो 25% है ये गुड सेंट में भी एडजस्टमेंट आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज द गुड सप्लाइड इज द एंट्री ऑफ डेबिट साइड इन द ब्रांच अकाउंट। तो इसके अगेंस्ट में 25% आप क्रेडिट में डाल दो, और उसके लिए लिख दो बाय गुड सप्लाईज टू ब्रांच। जैसे आप लिखते हो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 80,000, तो इसका 25% निकालिए, क्योंकि ये इस 80 में प्रॉफिट शामिल है। तो इस 80 के प्रॉफिट से जब हम इस प्रॉफिट को हटाएंगे तो हमें कॉस्ट पर, क्योंकि अब हमने क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे कर लिया, ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे कर लिया, तो जो मेरी परचेजेस हैं वो भी तो एट कॉस्ट पता चले। तब तो हम जब इनको सेल्स से घटाएंगे तो हमें रियल प्रॉफिट पता चलेगा। और सेल्स में हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, वो तो इनवॉइस से बिकने वाला है। गेटिंग एवरीबडी? सो इससे भी यू हैव टू डिडक्ट द 25%, ये आपको घटाना है। चलिए जल्दी से घटाइए, ये होगा 20,000, इसको आप क्रेडिट में डालिए। तो अब आपने क्या क्या कर लिया, जो आपको सामान मिला उसका एडजस्टमेंट कर लिया विद द रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लिया, और बाकी इसमें क्वेश्चन में जितने भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी उनका भी एडजस्टमेंट आपने कर लिया। तो जब ये सारा काम आपने कर लिया है तब आपके लिए इस अकाउंट को क्लोज करने में कुछ बचता नहीं है। नाउ क्लोज दिस अकाउंट and tell me whether there is a profit or the loss, and what is the amount of such profit or loss.
यस बेटा, जल्दी से बताओ भाई। यार क्या बात है, बनाया नहीं ये लग रहा, तभी देर हो रही है। गिने चुने हम लोग 12 13 15 लोग हैं, तो का अच्छे से काम करिए। ये लो कम होने लग गए, लोग काम करने में भागना शुरू। गुड लक, आप लोगों का ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही है, ये गुड लक है। चलिए, 63 का डिफरेंस है सर। ओके, 63, 63 का तो बेटा डिफरेंस नहीं है। आपको डेबिट साइड पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L मिलना चाहिए 58,200। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द एंट्रीज, फटाफट मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनको आप सब लोग मिलाना शुरू कर दो। ब्रांच अकाउंट आपने बनाया तो डेबिट साइड पर बैलेंस जो आप उतार के लाए वो थे 12,000 और 1,500, ये थे आपके स्टॉक के और डेटर के। फिर जो गुड्स सप्लाइड हुआ वो हुआ 80,000। फिर जो आपने कैश भेजा वो है 3,200 एंड 4,800, दोनों को आप जोड़ दोगे तो 8,000 रुपये। क्लियर। फिर एक डेबिट साइड पे आप एंट्री डाल रहे हो 3,700 रुपये की। ये क्या चीज़ है, ये क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस बैलेंस एडजस्टमेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर आपकी सेल कितनी है, 1,23,200। ब्रांच का स्टॉक कितना है, 14,800। ब्रांच के डेटर कितने हैं, 1,600। फर्नीचर कितना है, 800। अब आपको दो एंट्री और डालनी है जो कि आपकी परचेज को और ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करेंगी। ओपनिंग स्टॉक के अगेंस्ट आप क्रेडिट साइड पे डालोगे डिफरेंस 3,000, और गुड सप्लाइज के अगेंस्ट में आप डालोगे 20,000, विच इज द 25% ऑफ द गुड सप्लाइड। अब मिलाइए आप, देखिए कोई फिगर या तो गलत लिख गई होगी या छूट रही होगी। चलिए आप लिख लीजिए कि 58,200 आएगा, और इसको मिला लीजिएगा अच्छे से घर पे, फिर कोई डाउट रह जाए तो आप पूछिएगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, इनवॉइस मेथड। क्लियर, ये कौन सा मेथड था, इनवॉइस मेथड। की सारी चीजें आपको इनवॉइस मेथड पे दिखानी है, फिर उनके डिफरेंस का एडजस्टमेंट डालना है। अब इस क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि इनवॉइस मेथड में बना के दिखाओ, कॉस्ट मेथड में बना के दिखाओ, डबल कॉलम मेथड में बना के दिखाओ, और एडजस्टमेंट मेथड में बना के दिखाओ। तो एक मेथड अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो हम लोगों को 5 से 10 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा बाकी मेथड्स को समझने में। तो इस मेथड को आप अपने सामने रखिए, जो भी वर्क आपने किया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड में क्या होने वाला है कि ये जो आपने एडजस्टमेंट डाले हैं डिफरेंसेस के, ये मत डालिए, डायरेक्टली पोस्ट करिए कॉस्ट को। मीन्स जहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है वहाँ डायरेक्टली 9,000 लिखिए, ले लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए वर्क नोट नंबर 1, और ये बात आप नीचे लिख दीजिए कि इस 12 में से 3,000 किसके हटा दिए गए, प्राइस इन्फ्लेशन के हटा दिए गए। सेम विद द गुड्स एंड, 80,000 की जगह आप उसको डायरेक्ट लिखिए 60,000, और उसके आगे भी लिख दीजिए वर्क नोट 2 कि इसमें से 25% प्रॉफिट का इन्फ्लेशन हटा दिया गया, एंड गुड्स इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। सेम विद द क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो अल्टीमेटली आंसर यही आने वाला है। यहां पर आपने दूसरी साइड में उनके डिफरेंस के अमाउंट डाले, लेकिन इस मेथड में वो नहीं डालने हैं, सीधे सीधे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। आई थिंक दिस पॉइंट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। ये बात अच्छे से आ रही है आपको जो बोला मैंने कॉस्ट मेथड में। यस, अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं डबल कॉलम। इसमें भी भैया कुछ नहीं करना है, इसमें जो आप अकाउंटिंग का फॉर्मेट बनाएं उसमें पर्टिकुलर के साथ एक कॉलम बना दो आप एट कॉस्ट प्राइस, दूसरा कॉलम बना दो एट इनवॉइस प्राइस, बस। तो कॉस्ट प्राइस में जो आपने काम कर रहे हो वो पूरा पूरा उतार दो, और इनवॉइस में जो काम कर रहे हो, दोनों मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिए ना,
इनवॉइस में इनवॉइस वाला उतार दो तो ये डबल कॉलम हो जाएगा कि अगर किसी को इनवॉइस के हिसाब से देखना है तो वो देख ले, अगर किसी को कॉस्ट के हिसाब से देखना है तो वो देख ले। तो डिफरेंस वाली जो आपकी एंट्रीज हैं उनमें कॉस्ट के आगे आप खाली जगह छोड़ दोगे नील लिख के या डैश लगा के, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है, डबल कॉलम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, कोई डाउट प्लीज? कोई डाउट है? यस बेटा, नो। अब एक बात आपके लिए बच रही है केवल, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द ब्रांच एडजस्टमेंट मेथड। हाँ, ये थोड़ा सा एक नया है, और इसमें जो आपका अकाउंटिंग होगी वो बिल्कुल जैसे आप सिंपल अकाउंटिंग करते थे एकदम पहले, तो वैसा ही अकाउंट बना देंगे आप। कुछ कम नहीं करेंगे कहीं, कुछ भी कहीं पर आप घटाओगे नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनवॉइस में हम लोग घटाते हैं इनडायरेक्टली, और कॉस्ट मेथड में घटा देते हैं डायरेक्टली। तो ये दोनों आपको नहीं करने, जैसे हम लोग पहले आज की क्लास के पहले अकाउंट बनाया करते थे वैसे बना देंगे। जब वैसे आप सेम बना दोगे, इनवॉइस प्राइस पे ही ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे, इनवॉइस पे ही क्लोजिंग को रिकॉर्ड करोगे, इनवॉइस पे ही परचेज को रिकॉर्ड करोगे, मतलब गुड्स की सप्लाई को रिकॉर्ड करोगे, तो जब ये सब आप रिकॉर्डिंग कर लोगे तो प्रॉफिट आपके वैसे नहीं आएंगे। तो प्रॉफिट आपका तब क्या आएगा, जल्दी से लिख लीजिए, 38,900। अब आप इसको बना के घर पे देख लीजिएगा, डाउट लगे तो हमसे आप पूछेंगे। ठीक, अब आपको अब एडजस्टमेंट करने हैं फर्दर। पहले तो एक नॉर्मल बना दो जैसे बनाया करते थे, ये मानते हुए कि इनवॉइस प्राइस नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो मिल रहा है वो सबका सब कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब आपको काम क्या करना है, अगला काम जो आपको करना है कि अगला काम आपको करना है एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है भाई? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है कि ये तो आपने सीधा सीधा बना दिया। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोलता है आपसे कि आप वो एडजस्टमेंट आप डालिए अलग अलग से जो आपने उधर डाले हुए हैं, जैसे डिफरेंस इन द क्लोजिंग स्टॉक या डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच, इसको आप डेबिट में डालते हो तो एक एडजस्टमेंट अकाउंट अलग से बनाओ, उसमें 3,700 रुपये लिखो। फिर डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक को 25% ये क्रेडिट में लिखो। और गुड सप्लाइड का जो क्रेडिट बैलेंस 20,000 का है जो आप इनवॉइस मेथड में एडजस्टमेंट देते थे, इसको भी क्रेडिट में लिख दो। ये 3 काम आपके हो गए। अब बाय इलाहाबाद ब्रांच, ये एक एंट्री आपको डालनी है, और ये आपको वर्कआउट कहाँ से करके मिलेगी, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि ये आपको कहाँ से वर्कआउट करनी है, क्योंकि बाकी चीजें तो ऐसा सेम थी। एक जो एंट्री आपके लिए नहीं आ रही है, दैट इज द 18,900 की। ठीक है, 18, यस, 18,900 की। अब ये सॉरी 18,000 बोलो, 38,900 की। ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि अब आपको प्रॉफिट तो पता चला हुआ है पीछे से एडजस्टमेंट के हिसाब से, तो वो आप पोस्ट कर रहे हो 58,200। तो आपके पास अब ब्रांच का एडजस्टमेंट बच रहा है कि जो कि है आपका 38,900। ये कहाँ से आपको वर्कआउट होके ये कैसे प्रूफ हो कि ये 38,900 का बैलेंस आपको सेट करना है? जल्दी से। अब एक बात है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये बुक भी नहीं ली होगी, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ यार एक जैसी किताबों, तो फिर इन क्वेश्चंस को करने में आपको भी इंटरेस्ट आएगा और बेहतर समझ आएगा।
ये एडजस्टमेंट आपको डालना पड़ेगा डायरेक्टली बाय द इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट 38,900। और इसका जब आप सारा लमसम टोटल देखोगे तो कुछ उसी टाइप का फिगर होगी कि जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, कुछ उसी टाइप की फिगर आपकी ये बनती है। ठीक है, एक काम करो आप इसको फर्दर, क्योंकि फिर अब मेरे लिए उसके लिए टाइम नहीं बचेगा, थोड़ा आज वो भी डिस्कस हो जाना चाहिए, वरना 5-5 क्लास अगर ब्रांच की होती रहेंगी तो देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि ब्रांच की पूरी पढ़ाई होती चली जा रही है। तो ये एग्जांपल आपको मैंने दे दिया है, ये 3 मेथड आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये चौथे मेथड को आप हल्का सा कहीं सर्च करेंगे और फिर उसके बाद मेन बात मैंने आपको बता दी, एडजस्टमेंट बता दी। इसको हल्का सा कहीं सर्च करके कुछ काम आप करके जब आएंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक तरफा बताने में ये उतना पल्ले बेटा पड़ेगा नहीं या बहुत ज़्यादा टाइम देगा। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि ओपनिंग तो हो ही जाए कम से कम हायर परचेज की। तो इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल से देखेंगे और इसके बाद कोई क्वेरी रह जाती है तो पूछेंगे, वरना किसी दिन किसी दूसरे सेशन में मे बी ऑफ टुमारो और डे आफ्टर टुमारो थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट फॉर ए मिनट आप तब तक इसको थोड़ा सा देखिए, जहाँ से भी मिल रहा है 1 मिनट बाद में केवल आपको ज्वाइन। चलो ये बताओ यार सीधे सीधे अच्छे से कि कुछ पल्ले ले पढ़ रहा है, समझ आ रहा है व्हाट इज द ब्रांच अकाउंटिंग। ये मैंने कोशिश की है कि जर्नल से हट के थोड़ा इनसाइट्स पे लेके आपको जाऊं, ठीक ना। तो काफ़ी कुछ आप सीख चुके होंगे इसमें। अब ये लास्ट वाला जो है ये थोड़ा सा मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये और टफ हो जाएगा और दिक्कत देगा आपको, तो थोड़ा सा आप इसको देख के आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वरना बहुत मोनोटोनस टाइप की क्लास हो जाएगी। और आगे से अब हम लोग जल्दी से दूसरा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार आपका कोर्स तो अच्छे से कवर हो जाए, दैट इज द हायर परचेज। इन द केस ऑफ द हायर परचेज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस हायर परचेज। हायर परचेज मीन्स वन, एक डेफिनेशन आप सिंपल से लिख सकते हैं इसकी, लिख लीजिए फटाफट। अंडर द हायर परचेज सिस्टम, अंडर द हायर परचेज सिस्टम goods are delivered to a person who agrees to pay the owner by equal installments, by equal periodical installments, comma, such installments are to be treated as hire of these goods until a certain fixed amount has been paid, comma, when these goods become the property of the hirer। ये डेफिनेशन है J.R. बाटली बॉय, ये अकाउंट्स के बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, ठीक, मिस्टर J.R. बाटली बॉय। कई सारी बुक्स हैं इनकी स्टार्टिंग से, ठीक, अकाउंटिंग एवोल्यूशन में बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पर है ये, ठीक। तो जल्दी से इस फिर डेफिनेशन को हम लोग दोहरा लेते हैं, कि अगर कभी लिखनी पड़ जाए तो थोड़ी सी याद रहे। फिर से दोहरा लेते हैं, किसी का कुछ छूटा हो। अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन हु एग्रीज टू पे द ओनर बाय इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स। Such installments are to be treated as hire of these goods
until a certain fixed amount has been paid when these goods become the property of the hirer। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी और कई सारी डेफिनेशन आ सकती हैं। बेसिकली आपको दिमाग में क्या बिठा लेना है कि ये कुछ उस तरीके की खरीद या परचेस है कि जो नॉर्मल नहीं है। क्लियर? जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल आप दो तरीके की ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेज एंड सेल्स को जानते हैं, वन इज द कैश सेल्स एंड वन इज द क्रेडिट सेल। इन्हीं को आप जानते हो। कैश सेल at the one time payment or as per the agreement, credit sale at the one time payment or as per the agreement। इसके अलावा आप नहीं जानते। यही तो जानते हैं ना आप, या तो यार हम सामान नगद खरीद ला रहे हैं या उधार पे खरीद ला रहे हैं। नगद ला रहे हैं, हाँ उससे तय हो गया कि आधा अभी दे दो, आधा दे देना यार 2 महीने में 2 बार करके। सेम विद द क्रेडिट, कि क्रेडिट में भी कुछ होता है, इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। दिस इज अ डिफरेंट टाइप, ये एक दूसरे तरीके की बात हो रही है हायर परचेस में। तो हायर परचेस में कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको लिख लेना चाहिए। वन इज द ओनर, सेकेंड द हायरर, थर्ड हायर परचेज प्राइस, फोर्थ हायर परचेज एग्रीमेंट, और पांचवा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन रिलेशन टू एनी हायर परचेज एग्रीमेंट। ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है इन द केस ऑफ द हायर परचेज। दो तो बड़ी सामान्य है कि एक मालिक है या एक जिसका सामान है, दूसरा जो लेने वाला है, हायरर हो गया, एक ओनर हो गया। फिर हायर परचेज का कोई प्राइस होगा, ये भी बात बड़ी कॉमन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बोलता है कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए भाई, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन सम टाइम, कि कोई चीज अगर लंबे समय तक चलने वाली है तो सम एग्रीमेंट मस्ट बी देयर विच इज गोइंग टू बी ओके। मैं सारी दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं बेटा। वन इज द ओनर, सेकेंड इज द हायरर, थर्ड इज द हायर परचेज प्राइस, फोर्थ हायर परचेज एग्रीमेंट, and the fifth contract of guarantee in relation to any hire purchase agreement। ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी। तो 3 तो बहुत कॉमन है कि एक जिसकी प्रॉपर्टी होगी जो दे रहा होगा हायर परचेस में, एक जो ले रहा होगा। 2 पार्टी तो होनी चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन या डीलिंग में। तीसरा कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए लेन देन के लिए, किसी का एक लालच होना चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ रिटर्न, तो ये प्राइस के रूप में सामने आएगा आपके। ठीक है? द रिलेशन बिटवीन द 2 पार्टीज बेसिक है ये फॉर एनी ट्रांजेक्शन, और विच ट्रांजेक्शन और डीलिंग शुड बी कंसिडर्ड एज कमर्शियल। तो उसमें कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मेरे ख्याल से आपका बिजनेस लॉ हो गया होगा, तो उसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया होगा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 8 में कंसिडरेशन डिस्कस्ड है। याद आ रहा है कुछ? तो कंसिडरेशन मीन्स टू डूइंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इस तरीके की कुछ परिभाषा आपने याद की होगी। तो वो किस बात की बात कर रहा है कि वो किसी लालच को, किसी चीज को पाने या ना पाने की अभिलाषा जरूर हो, तभी कोई अनुबंध बनेगा, तभी कोई एग्रीमेंट है, तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही है कि इतने समय तक चलने वाला है, आप इतना पैसा मुझे दोगे। तब इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। सच कंसिडरेशन मे बी इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड मे बी इन द टर्म्स ऑफ प्राइस। नाउ प्राइस इज द हियर द प्राइस इज द कंपोजिशन ऑफ its value plus interest because it is taking time and due to the time money gets to be inflated, तो उसके साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट जुड़ेगा। ठीक, अब यहां तक की बात भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने प्राइस को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे प्राइस नॉर्मल प्राइस नहीं है, प्राइस के साथ इंटरेस्ट भी चलेगा क्योंकि समय बीत रहा है। ठीक, एक मुश्त आप पैसा नहीं ले रहे हैं,
वो आपने डेफिनेशन में देख लिया, पेड ऑन द इंस्टॉलमेंट्स, मे बी ईयरली, मे बी क्वार्टरली, मे बी मंथली। तो ये जो आपकी अब टाइम में आपके पेमेंट्स भी आ गए, तो वो पेमेंट कितने हो, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली के हिसाब से, उन पे इंटरेस्ट कितनी वैल्यू चार्ज हो, कब कब चार्ज हो, ये सब एग्रीमेंट का विषय है और ये हायर परचेज प्राइस का हिस्सा बन जाएगा। अगली बात है जो आपके साथ, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन रिलेशन टू एनी हायर परचेज एग्रीमेंट। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। इसका मतलब है कि वेयर बाई अ पर्सन मीन्स द श्योरिटी guarantees the performance of all or any other hirer's obligation under the hire purchase agreement। मतलब दो लोगों के बीच तो होगा ही होगा, एक सिक्योरिटी या गारंटी, एक या दो, जो भी वो चाहे ओनर, वो भी लगेंगी साथ में, और वो इस बात की गारंटी करेगी कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द हायरर, the hirer is compelled or abide to follow such instructions which are disclosed or which are properly deal in the agreement। ये श्योरिटी भी कोई दे, ये भी जरूरी है, क्लियर? वरना दो लोगों के बीच में बात हुई तो ये कौन तय करेगा या इसकी गवाही कौन देगा कि हाँ यही बात हुई थी? वो बोलेगा मेरी इनकी तो कोई बात ही नहीं, ये साइन तो साहब मेरे फर्जी हैं, पता नहीं कहाँ से कर दिए। समझ आ रही ना सारी बात? तो इसमें श्योरिटी भी चाहिए जो उनकी गारंटी ले पाए। आप कभी भी देखो तो एक श्योरिटी भी लगती है अधिकतर हायर परचेज में, अभी एक कभी दो, वो ओनर और उनके एग्रीमेंट के हिसाब से तय है। फिर श्योरिटी की क्या काबिलियत हो, उसके ऊपर क्या क्या चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, ये सब लॉ का पार्ट है, उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक, आपके लिए केवल समझ के लिए ये बात हो रही है कि ये बात समझ आ जाए कि व्हाट इज दिस, ये हो क्या रहा है, सिर्फ पैसे का लेन देन, ठीक ना? केवल इतना ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, समथिंग मोर देन दिस। यस बेटा, ये आपका कैमरा खुला हुआ है, तनीषा गुप्ता। यस तनीषा, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक इशू बनेगा इसमें, क्लियर? तो आपने देख लिया, इसमें ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए और इन पर भी ध्यान आप दो व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद एनीबॉडी और व्हेन यू आर राइटिंग द थ्योरी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हायर परचेज की, उनको भी आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे से हम लोग क्वेश्चन पे चला करेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हायर परचेज सिस्टम। नंबर 1, परचेज इज अ क्रेडिट परचेज। हायर परचेज में परचेज इज अ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट क्यों है? क्योंकि आपको पैसा एक मुश्त देना नहीं है, उसमें कुछ आगे देते हो बाद में आप, तो इसके लिए क्रेडिट है, तो क्रेडिट परचेज हो गई। सेकेंड, परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हायर परचेज सिस्टम। कि अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि परचेज का जो प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है, एक मुश्त नहीं करना है। एक मुश्त पे करना है तो दो चीजें हम पहले ही जानते थे, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल, तो वो क्रेडिट सेल हो गई, क्लियर? थर्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द डिलीवर टू द बायर। तो बायर को गुड्स को डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। बायर हैज राइट टू यूज दीज गुड्स। बायर के पास ये राइट होगा कि वो गुड्स को यूज कर सकता है, बट ही इज नॉट गेट बट ही इज नॉट होल्ड द टाइटल ऑफ सच गुड्स। उस गुड्स का मालिक नहीं होगा वो तब तक कि जब तक कि पूरा पैसा अदा नहीं कर देगा। मालिक वही बना रहेगा, पीछे वाला ओनर, क्लियर? इतनी बातें हो गई हम आपके। ये एक क्रेडिट परचेज तरीके की चीज है, इसमें पैसा इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, गुड्स डिलीवर कर दिया जाएगा बायर को। आप रोक नहीं सकते कि अभी आपने पूरा पैसा नहीं दिया, सामान अभी नहीं मिलेगा। तीसरा, बायर को गुड्स को यूज करने के राइट्स होंगे। सेलर के पास टाइटल को रिमेन करने के पावर होंगे अप टिल द टाइम ऑफ लास्ट पेमेंट। जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती वो टाइटल को होल्ड करेगा, ठीक? नाउ अगली बात, इट इज द ड्यूटी ऑफ द हायरर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट।
अब ये हायरर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को अच्छे से मेंटेन करके रखे जब तक कि पूरा पैसा ना दे दे। अपनी चीज़ है, कुछ भी तोड़ो फोड़ो, अभी तो ये दूसरे की चीज़ है, अभी आप इसको नुकसान नहीं कर सकते। अगेन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर टू प्रोवाइड नॉर्मल रिपेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गुड्स अप टू द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। इसी तरीके से ओनर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो नॉर्मल टाइप की रिपेयर्स हों एसेट की, नॉर्मल, उनको वो बियर करे। हायरर के पास राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, ये राइट होगा। तो ओनर के पास भी कोई राइट होना चाहिए। हाँ है, कौन सा है कि इफ द डिफॉल्ट इन मेड इन द पेमेंट of any installment, the owner can take possession of such goods subject to the legal requirements. तो अगर इंस्टॉलमेंट्स पे करने में आपका हायरर दिक्कत कर रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो ओनर अपनी गुड्स का पोजीशन वापस ले सकता है सब्जेक्ट टू द लीगल रिक्वायरमेंट। मतलब जो लीगल तरीके हैं उस हिसाब से आप जाइए और उस हिसाब से वापस लीजिए। ये नहीं है कि गए उसके यहाँ मार तोड़ मचा दी और लेके चले आए। ठीक, बात समझ आती जा रही है? एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट आप उसको वापस ले सकते हो। तो ये कुछ इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है विच वी हैव डिस्कस्ड। तो नाउ इट इज टाइम टू एंड दिस सेशन। इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन देन यू मे फील फ्री टू आस्क इट। जल्दी से आप पूछ लें बेटा, या अपने रिस्पॉन्सेस दे दें। पूछना है, नहीं पूछना है, तो फिर हम लोग सेशन को क्लोज कर सकते हैं। नो, एनीबडी एल्स? नो, नो। तो अब कल के लिए आपका काम ये है कि फर्दर जो हायर परचेज से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से देख के आए, उनकी कुछ अकाउंटिंग देख के आए, तो इस पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, और एक वो जो मेथड हल्का सा रह गया है उसको किसी भी दिन हम पिक कर लेंगे। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।